इन सब की शुरुआत में यानी कि यूनिवर्स से पहले 6 सेलेस्टियल का जन्म हुआ, जिनका लीडर रहता है एरिसम। तो उसने पहले सूरज को बनाया, जिससे पूरे यूनिवर्स में लाइट आई और जीवन भी आया। तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर जन्म होता है डेविएंट्स का, जो जीवित चीज़ों को खाते थे यानी कि इंसानों को। तो एरिसम ने डेविएंट्स से निपटने के लिए ओलंपिक पैलेंड से अमर योद्धाओं को भेजा डेविएंट्स को मारने के लिए, जो थे इटर्नल्स। तो इटर्नल्स की लीडर एजाक के नेतृत्व में एक मिशन हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, और यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फिल्म में इटर्नल की शिप डोमो को दिखाते हैं, तो वहाँ पर एजाक के अंदर एक स्पेयर जाता है और वो उससे एरिसम से बातें करती है। उसके बाद वो एक ही बात कहती है कि समय आ गया है। उसके बाद वो सभी अपने अपने कवच पहनते हैं। अब इसके बाद पृथ्वी को दिखाते हैं, तो 5000 BC का समय रहता है और वहाँ पर लोगों पर डेविएंट्स अटैक कर देते हैं। लेकिन इतने ही वहाँ पर इटर्नल्स आ जाते हैं और वो उन सभी डेविएंट्स से लड़ने लगते हैं। एक एक करके वो उन सभी को मार भी देते हैं। तो उन इटर्नल्स में थे एजाक, सर्सी, आइकेरिस, किंगो, स्प्राइट, फेटोस, मकारी, ड्यूग, गिल्मेस, थीना। उन सभी की अलग अलग पावर्स थी। एजाक उन सभी की लीडर थी और आइकेरिस उन सभी में सबसे ताकतवर था। वो अपनी आंखों से लेजर बीम निकाल सकता था। और सर्सी किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु में बदल सकती है, मतलब कि वो पत्थर को पानी में बदल सकती है। और स्प्राइट किसी का भी रूप ले सकती है और वो अपने जैसे कई सारे या फिर किसी और के जैसे होलोग्राम भी बना सकती है। फेटोस कैसे भी गैजेट बना सकता है और ड्यूग लोगों पर कंट्रोल कर सकता है। मकारी पल भर में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर जा सकती है। और बाकी के इटर्नल्स में भी अलग अलग तरह की पावर रहती हैं। अब फिल्म में प्रेजेंट डे के समय की स्टोरी को दिखाते हैं, लंदन को। तो सर्सी अब एक आम लाइफ जीती थी। वो इकारिस के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन इकारिस उसे छोड़कर चले जाता है और अब उसका बॉयफ्रेंड एक ह्यूमन था जिसका नाम डेन रहता है। और वो दोनों म्यूजियम में काम करते थे, लेकिन म्यूजियम में अर्थक्वेक आने लगता है और वहीं पर सर्सी एक स्टूडेंट को भी बचाती है। अब इसके बाद वो दोनों क्लब में रहते हैं और उसी क्लब में स्प्राइट भी रहती है, लेकिन वो किसी और के रूप में रहती है। तो इसके बाद डेन सर्सी को लिविंग पर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे मना कर देती है। और डेन को पता था कि सर्सी एक जादूगरनी है और ये सब उसको स्प्राइट ने बताया था। तो इतनी वहाँ पर स्प्राइट आ जाती है और वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में एक डेविएंट जिसका नाम क्रो रहता है वो उन पर अटैक कर देता है। और सर्सी और स्प्राइट और डेविएंट से लड़ते भी हैं, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर रहता है। और इतने ही वहाँ पर आइकेरिस आ जाता है। वो अपनी लेजर से उस डेविएंट पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि वो अपने आप को हील भी कर पा रहा था। तो आइकेरिस उससे लड़ तो पाता नहीं है और थोड़ी देर बाद क्रो वहाँ से भाग भी जाता है, यानी कि वो डेविएंट्स। तो अब इसके बाद सर्सी डेन को बताती है कि वो 7000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे इंसानों को डेविएंट से बचाने के लिए। तो वहीं पर डेन सर्सी से पूछता है कि जब थैनोस ने पृथ्वी पर अटैक किया या फिर यहाँ पर जितने भी युद्ध हुए तो तुम बीच में क्यों नहीं आए इंसानों को बचाने के लिए। सर्सी उसे बताती है कि उनके पास ऑर्डर नहीं है इंसानों को इन कामों में दखल देने के लिए, वो यहाँ पर सिर्फ डेविएंट से ही लड़ने के लिए आए हैं। और वो उसे ये भी बताती है कि उन्होंने सारे डेविएंट्स को मार दिया था, लेकिन अब ये दोबारा से आ गए हैं। वो सभी रूम में रहते हैं, तो उनको पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो बाकी के इटर्नल्स को ढूंढने का फैसला करते हैं। तो वो सबसे पहले अपनी लीडर एजाक को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब इतने ही फिल्म में पास्ट के समय की स्टोरी को दिखाते हैं। तो फिल्म में 5075 BC के समय की स्टोरी को दिखाते हैं। तो वहाँ पर सभी इटर्नल्स डेविएंट से ही लड़ रहे होते हैं। उनको वो मारने के बाद एजाक एरिसम से भी बातें करती है और वो उसे डेविएंट्स के बारे में बताती है। अब इसके बाद फेटोस इंसानों के लिए कुछ गैजेट्स भी बनाता है ताकि उससे इंसानों को हेल्प मिल सके। अब एजाक इकारिस के पास रहती है, तो इकारिस सर्सी को तो लाइक करता था, इसलिए एजाक उससे कहती है कि तुम्हें सर्सी को अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए। और इकारिस बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो सर्सी के पास जाता है और वो उसे अपनी फीलिंग बता देता है। वहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं और उनको रात हो जाती है। वो रात भर रोमांस कर रहे होते हैं। 400 AD में वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब प्रेजेंट डे की समय की स्टोरी को दिखाते हैं। तो वो एजाक के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको एजाक की डेड बॉडी मिलती है। उनको लगता है कि एजाक को डेविएंट्स ने ही मारा है। तो एजाक के अंदर से स्पेयर निकल कर, जिससे वो एरिसम से बातें करती थी, वो स्पेयर अब सर्सी के अंदर चले जाता है। इसका मतलब था कि अब सर्सी उन सभी इटर्नल्स की लीडर थी और एजाक ने सर्सी को चुना था। तो वहीं उनको रियलाइज हो जाता है कि उस डेविएंट यानी कि क्रो में इतनी ताकत इसलिए थी क्योंकि उसने एजाक को मारा होगा और उसकी ताकत ले ली। तो इसके बाद सर्सी एकदम से एरिसम के सामने आ जाती है और वो उससे एक ही बात कहता है कि समय आ गया है। इसके बाद एरिसम वहाँ से चले जाता है और इस बात को सर्सी
इकारिस और स्प्राइट को भी बताती है। अब फिल्म में पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं 1521 एडी के समय की। तो इटर्नल्स डेविएंट से लड़ रहे होते हैं और वो सभी डेविएंट्स को मार देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सोल्जर्स वहाँ पर लोगों को मारने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर जंग छिड़ गई थी। तो ड्रूग उनको रोकने वाला रहता है, लेकिन एजाक ड्रूग से ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि उनके पास ये सब करने के ऑर्डर्स नहीं थे। इतने ही थीना भ्रम में चले जाती है, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहती है और वो अपने ग्रुप से ही लड़ने लगती है। गिलामेस थीना को रोकने के लिए उसे बेहोश भी कर देता है। तो एजाक को लगता है कि थीना को एक ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो सकती, इसलिए वो उसका याददाश्त मिटाने के लिए कहती है। लेकिन गिलामेस उससे कहता है कि मैं थीना की निगरानी रखूंगा, लेकिन इसकी याददाश्त को मत मिटाओ। तब इसके बाद ड्रूग और एजाक के बीच आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं क्योंकि ड्रूग लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन एजाक उसे रोकती है और इसी वजह से ड्रूग अपने ग्रुप को छोड़कर चले जाता है। तो उन्होंने सभी डेविएंट्स को तो मार दिया था, इसी वजह से एजाक बाकी के इटर्नल्स को आज़ाद कर देती है। वो उनसे कहती है कि तुम जो करो वो कर सकते हो और जिस रास्ते पर जाना चाहते हो उस रास्ते पर जा सकते हो। और उसी दिन से वो सभी इटर्नल्स अलग अलग हो गए थे। अब फिल्म में प्रेजेंट टाइम किंगो को दिखाते हैं। तो वो इंडिया के मुंबई राज्य में रहता था, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, इसका मतलब वो एक एक्टर था। तो वहाँ पर इटर्नल्स आते हैं और वहाँ पर वो इटर्नल्स करुण पटेल यानी कि किंगो के मैनेजर से भी मिलते हैं। अब इसके बाद वो इटर्नल्स किंगो को एजाक की डेथ के बारे में बताते हैं और उससे ये भी कहते हैं कि डेविएंट्स फिर से वापस आ गए हैं। तो वो किंगो को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पहले तो किंगो मना करता है, बट बाद में वो उनके साथ चलने के लिए मान जाता है और अपने साथ वो अपने मैनेजर को भी लेकर जाता है। तो वो प्लेन में रहते हैं, वहाँ पर वो काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं गिलामेस और थीना से मिलने के लिए। वहाँ पर उनको एक डेविएंट्स भी मिलता है जो मरा हुआ रहता है। तो सबसे पहले वो वहाँ पर गिलामेस से मिलते हैं। गिलामेस उन्हें देखकर काफ़ी खुश रहता है, लेकिन जैसे ही वो इटर्नल गिलामेस को एजाक की डेथ के बारे में बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अब इसके बाद वो सरसी से मिलते हैं। सरसी भ्रम में चली जाती है और वो फिर से उनसे लड़ने लगती है, लेकिन स्प्राइट सरसी को ठीक करती है और वो फिर से अपने कंट्रोल में आ जाती है। वो सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वो बातें भी करते हैं। तो सरसी वहाँ से चली जाती है। उसे एरिसम से बातें करनी थी क्योंकि वो उसे एजाक की डेथ के बारे में बताना चाहती थी और उससे बातें करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे ध्यान लगाना था। तो सरसी वहाँ पर ध्यान लगाती है और वो एरिसन के सामने भी आ जाती है। वहीं पर एरिसम उसे एक राज की बात बताता है। वो उससे कहता है कि एक सेलेस्टियल का जन्म होने में हजारों साल लग जाते हैं। तो एरिसम ने हर प्लेनेट पर सेलेस्टियल के बीज रखे हैं और पृथ्वी को टाइमुड सेलेस्टियल यानी कि उसके एमरजेंस के लिए चुना गया है। तो एक सेलेस्टियल के पोषण के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और जो एनर्जी उनको इंसानों से मिलती है। तो डेविएंट्स इंसानों को मारते हैं, इसलिए एरिसम ने इटर्नल्स को बनाया ताकि वो डेविएंट्स को मार सके और इंसानों को बचा सकें। तो वो पृथ्वी पर इतनी पॉपुलेशन थी कि जिससे टाइमुड का जन्म यानी कि उसका एमरजेंस हो सकता है, लेकिन उससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इसका मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी मर जाएंगे। तो यहाँ पर एरिसम उन्हें ये भी बताता है कि इटर्नल किसी ओलंपिक प्लेनेट से नहीं थे, बल्कि उनको एरिसम ने ही बनाया था। तो वो अमर इसलिए थे, वो मरते इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था और ये उनका पहला मिशन नहीं था, बल्कि उनको ऐसे ही और भी प्लेनेट पर भेजा गया था। लेकिन हर मिशन के बाद उनकी याददाश्त मिटा दी जाती है और उनमें नई यादें डाल दी जाती हैं। तो एरिसम उसे ये भी बताता है कि डेविएंट्स को भी सेलेस्टियल ने ही बनाया था अपेक्स प्रेडेटर से लड़ने के लिए, क्योंकि वो इंसानों को मारते थे। लेकिन बाद में डेविएंट्स बदल गए और वो भी इंसानों को मारने लगे। तो इसी वजह से एरिसम ने इटर्नल्स को बनाया ताकि वो डेविएंट्स को मार सकें और इंसानों को बचा सकें, ताकि हजारों साल बाद एक सेलेस्टियल का जन्म हो सके। तो इसके बाद एरिसम वहाँ से चले जाता है और सरसी अपनी दुनिया में आ जाती है। उसके बाद वो बाकी के इटर्नल्स यानी अपने ग्रुप को इन सब के बारे में बताती है। तो थीना को जो भ्रम आया करते थे वो उसकी पुरानी यादें, मतलब जब उसकी पुरानी याददाश्त मिटाई गई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसी वजह से उसे भ्रम आया करते थे अपनी पुरानी यादों के। तो अब सरसी टाइमुड को पैदा होने से रोकना चाहती थी ताकि वो पृथ्वी को बचा सके। ये सब करने के लिए उनको ड्रूग की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो अमेज़न नदी पर जाते हैं। तो वहाँ पर वो ड्रूग से भी मिलते हैं। ड्रूग को वो उन सब के बारे में बताते हैं और वो उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो उनसे मना कर देता है। वहाँ पर वो बदतमीजी से भी पेश आता है। तो इसके बाद इटर्नल्स वहाँ पर ही रुकते हैं रात को, लेकिन रात होते ही वहाँ पर डेविएंट्स आ जाते हैं और वो उन सभी से लड़ने लगते हैं। लेकिन इटर्नल्स एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं और वहीं पर सरसी एक डेविएंट्स को पेड़ में भी बदल देती है। तो वो उसके साथ पहली बार हुआ था जब उसने किसी जीवित चीज़ को किसी और वस्तु में बदला था। अब इसके बाद
गिलामेश को दिखाते हैं, उसके पास क्रो आता है और गिलामेश और क्रो के बीच वहाँ पर लड़ाई होती है, लेकिन क्रो काफ़ी ताकतवर रहता है और वो गिलामेश को मार देता है और उससे उसकी शक्ति भी ले लेता है। तो वो अब और भी काफ़ी ताकतवर हो गया था और अब वो बोलने भी लगा था। तो वहाँ पर वो बताता है कि वो एरिसम के खिलाफ इसलिए हो गया था क्योंकि उसे एरिसम का सच पता चल गया था, तो वो पृथ्वी तबाह ना हो इसलिए वो लोगों को मारने लगे थे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तो थीना काफ़ी सैड रहती है क्योंकि गिलामेश की डेथ हो, तो वहाँ पर वो गिलामेश को जलाते भी हैं। तो अब उनको फेटोस की भी ज़रूरत थी, इसलिए सरसी और इकारिस फेटोस के पास जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि फेटोस का भी एक बॉयफ्रेंड भी था क्योंकि वो गे था और उनके पास गोद लिया हुआ एक बच्चा भी रहता है। तो फेटोस की पूरी अब एक फैमिली थी और उसके पास सरसी और इकारिस आते हैं और वो उसे डेविएंट और एडिसम का सच भी बताते हैं। तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन फेटोस उसे मना करता है क्योंकि अब उसकी फैमिली थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि इटर्नल्स को उसकी ज़रूरत थी। तो फेटोस उनके साथ चली भी जाता है वहाँ पर वो उन सभी को अपनी शिप यानी डोमो के पास लेकर जाता है। तो जैसे ही वो सभी इटर्नल शिप के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि शिप के अंदर मकारी भी रहती है। तो फेटोस वहाँ पर उनके लिए एक डिवाइस बनाने वाला था। तो जैसे ही डेविएंट दूसरे की पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर यानी कि वो एक दूसरे की पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही वो इटर्नल से भी कनेक्ट हो सकते थे। ऐसे एक दूसरे की पावर से वो कनेक्ट होकर टाइमर को रोकने वाले थे, लेकिन इकारिस वहाँ पर सैड रहता है। वो क्यों, ये हमको आगे पता चलेगा। तो फिल्म में 6 दिन पहले की स्टोरी को दिखाया है। तो इकारिस एजाक के पास आता है और एजाक उसे एरिसम के सच के बारे में बता देती है। उसे एरिसम के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वो अब एरिसम के खिलाफ जाने वाली थी क्योंकि वो टाइमोट के जन्म होने को रोकने वाली थी और वो इसके बारे में बाकी के इटर्नल्स को भी बताने वाली थी। बट एजाक इन सब के खिलाफ रहता है। वो नहीं चाहता था कि टाइमोट का जन्म होने से रुके क्योंकि वो एरिसम के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एजाक को रोकने के लिए डेविएंट्स के पास उसे ले जाता है धोखे से और उसे डेविएंट्स के आगे फेंक देता है। डेविएंट्स का लीडर क्रो एजाक को मार देता और उसकी पावर ले लेता है, तभी से वो इतना ताकतवर था। तो जैसे ही डेविएंट वहाँ से चले जाते हैं, आइकेरिस एजाक की डेड बॉडी को ले जाकर उसके घर के आगे ही छोड़ देता है ताकि बाकी के इटर्नल्स को लगे कि उसको डेविएंट्स ने ही मारा था। अब फिल्म में प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को दिखाते हैं। तो वो टाइम भी हो गया था जब टाइमोट का जन्म होने लगा था। तो अब फेटोस मकारी को भेजता है इमरजेंसी पॉइंट देखने के लिए और मकारी पल भर में दुनिया के कोने कोने में भी चले जाती है और उसे इमरजेंसी पॉइंट की लोकेशन मिल जाती है। वो इंडियन ओशियन में थी, लेकिन इतनी वहाँ पर इकारिस सबको सच बता देता है। वो कह देता है कि एजाक को उसी ने मारा था और वो एरिसम का साथ देना चाहता है और वो टाइमोट को रोकने के खिलाफ है। इसके बाद इकारिस इमरजेंसी पॉइंट के पास चले जाता है और स्प्राइट भी उसके साथ देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। तो अब इसके बाद किंगोवी करुण को लेकर वहाँ से चले जाता है क्योंकि वो सेलेस्टियल से लड़ना नहीं चाहता था। तो वहाँ से वो तीनों तो चले गए थे। अब फेटो सरसी से कहता है कि तुम ही हो जो उस टाइमोट को रोक सकती हो क्योंकि उसने एक डेविएंट को पेड़ में बदला था और वो टाइमोट के साथ भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन वहाँ पर सरसी उनसे मना करती है क्योंकि उसे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था। थोड़ी देर बाद फेटोस को पता चलता है सरसी के अंदर जो स्पेयर है वो उसकी मदद से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं जिससे वो टाइमोट को रोक सकते हैं और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो फेटोस सरसी के अंदर से स्पेयर को निकालता है और वो उसकी मदद से ब्रेसलेट बनाता है। उन ब्रेसलेट की मदद से वो एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले थे, लेकिन इतनी ही शिप पर इकारिस आ जाता है और वहाँ पर उसे थीना मिलती है। तो थीना इकारिस को रोकने के लिए उससे लड़ती भी है और बाकी के इटर्नल ब्रेसलेट की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो सारी पावर को ड्यूक को देते हैं क्योंकि ड्यूक अपने माइंड से टाइमोट को कंट्रोल करने वाला था और वो उसे कंट्रोल भी कर लेता है और वो उसे रोक भी देता है। लेकिन इतने ही इकारिस को इसके बारे में पता चल जाता है और वो ड्यूक पर लेज़र बीम से अटैक करता है और उसे मार भी देता है और वहाँ पर वो इटर्नल की शिप डोमो को 2 टूक भी कर देता है। इससे मकारी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो इकारिस से लड़ने भी लगती है। तो इमरजेंस होने लगे थे, इसका मतलब वो टाइमोट बाहर निकलने लगा था। तो वहाँ पर सेर्सी उसे रोकने की कोशिश करने के लिए जाती है टाइमोट के पास और बाकी के इटर्नल्स इकारिस को उलझाते हैं और वहाँ पर क्रो यानी कि वो डेविएंट्स भी आ जाता है। तो थीना उससे लड़ती है और फेटोस इकारिस को अपने गैजेट से रोक भी लेता है। अब इसके बाद सरसी को दिखाते हैं जो टाइमोट के पास जा रही होती है, लेकिन इतनी वहाँ पर स्प्राइट आ जाती है और वो सरसी में पीछे से चाकू मार देती है क्योंकि वो तो इकारिस के ही साथ थी। लेकिन इतनी वहाँ पर ड्यूक आ जाता है, वो भी मरा नहीं था, जिंदा था और वो पीछे से आकर स्प्राइट को बेहोश कर देता है।
तो अब इसके बाद थीना को दिखाते हैं और थीना क्रो को मार देती है, वो उसके बीच में से 2 टूक कर देती है। तो टाइमूट बाहर आने लगा था तो सर्सी उसे रोकने लगती है। इसके बारे में आइकरिस को पता चल जाता है तो वो फेटोस गैजेट को तोड़कर उड़कर वहाँ से चले जाता है और वो सर्सी के पास पहुँच जाता है। वो उसे मारने वाला रहता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। तो जैसे ही सर्सी टाइमूट को टच करती है उसमें टाइमूट की भी शक्तियाँ आ जाती हैं और उसकी वजह से वो सभी इटर्नल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और सर्सी में वो काफ़ी पावर आ गई थी और उसकी वजह से वो टाइमूट को रोक भी देती है। इसके बाद आइकरिस सर्सी से गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाता है। वो सूरज की तरफ चले जाता है। तो उन्होंने टाइमूट को तो रोक दिया था लेकिन टाइमूट की अभी भी कुछ शक्तियाँ सर्सी के पास थी और वो स्प्राइट को एक ऑफ़र देती है ह्यूमन बनने के लिए, लेकिन उसकी वजह से उसके पास एक लिमिटेड टाइम रहेगा जीने के लिए। लेकिन इसके लिए स्प्राइट हाँ भी कर देती है और वहाँ पर सर्सी स्प्राइट को ह्यूमन बना देती है। अब इसके बाद थीना, ड्र्यूग, मकारी और इटर्नल्स को ढूंढने के लिए दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं। अब इसके बाद सर्सी किंगो और स्प्राइट को दिखाते हैं, एक साथ रहते हैं, वो वहाँ पर बातें भी करते हैं। अब इसके बाद सर्सी डेन के साथ रहती है तो वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और डेन सर्सी को अपनी फैमिली का सीक्रेट बताने वाला रहता है। लेकिन इतने वहाँ पर एरिज्म आता है, वो सर्सी को वहाँ से ले जाता है। इसके साथ वो अपने साथ फेटोस और किंगो को भी पकड़ लेता है। तो वो उसके खिलाफ गए थे, इस वजह से वो उनकी याददाश्त भी मिटा देता है लेकिन फ़िलहाल के लिए वो इंसानों को बख्श देता है। अब मिड क्रेडिट सीन में मकारी, थीना और ड्र्यूग को दिखाते हैं जो इटर्नल्स को ढूंढने जा रहे होते हैं। लेकिन बीच में वहाँ पर थैनोस का भाई आता है और वो उनके फ्रेंड्स को बचाने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। अब क्रेडिट्स के बाद डेन को दिखाते हैं जो एक ओल्ड चेस्ट को ओपन करता है जिसमें उसे एक इबोनी तलवार मिलती है। तो वो उसे टच करने वाला रहता है लेकिन इतने ही एक अनसीन पर्सन उससे कहता है कि आप सच में इसके लिए तैयार हैं मिस्टर व्हाइटमैन। तो वो कौन था और डेन के पास वो तलवार कहाँ से आई, ये हमको पता चलेगा इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।